एसआईटी ऑनलाइन क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। इसके अंतर्गत आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज़, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली जैसे सॉफ्टवेयरों को हिंदी भाषा में सिखाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करिए। लाइक बटन पे क्लिक करके इसे ज़रूर लाइक करिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग इन सी, तो हमारा आज का भी क्लास सी प्रोग्रामिंग के ही अंतर्गत होगा। और आज हम लोग सी का एक लास्ट चैप्टर होता है जिसे हम आप फाइल हैंडलिंग के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये फाइल हैंडलिंग क्या होता है और ये आपके सी का लास्ट सेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि फ़ाइल क्या होता है। तो आप सब लोग परिचित हो कि फ़ाइल क्या होता है। अभी जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो आपके द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर किए आते हैं तो वो एक फ़ाइल का रूप बन के आपके कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। तो जो फाइल होते हैं इनमें आपके डेटा होते हैं। आपके जानने में डेटा आपके भाषा में होते हैं, पर कंप्यूटर में जब वो स्टोर होते हैं तो वो 0 1 के फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसीलिए फाइल का परिभाषा लिखा हुआ है कि ये जो होगा ये बाइट्स का कलेक्शन होता है और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। तो होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी सी के प्रोग्राम बनाए तो हम प्रोग्राम के कोड को यानी सोर्स कोड को तो सेव कर लेते हैं। सेव कमांड चलाया, नाम दे दिया, .cpp से वो सेव हुआ आता है। तो हमने अपने सोर्स कोड को तो सेव कर लिया, पर आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दें। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और जो ब्लैक वाला आउटपुट स्क्रीन आता है उस दौरान जो डेटा आपके द्वारा इनपुट होते हैं, प्रोसेस के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो डेटा कहीं स्टोर नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है एम्प्लाई के सैलरी के कैलकुलेशन के लिए। तो जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो आपने एम्प्लाई का नाम, पोस्ट, सैलरी, उसका सैलरी वगैरह डिटेल दिया और कैलकुलेशंस के बाद आपको उसके DHRA वगैरह मिल गए। तो जो आपने एम्प्लाई के पर्सनल डिटेल इनपुट किए, कैलकुलेशन के बाद जो DHRA ऐसा डिटेल आया वो उस समय तो आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा है, पर जब आप उस आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करके अपने ब्लू सोर्स कोड में आते हो तो वो डेटा लॉस हो आता है। तो अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है और आप उस सॉफ्टवेयर को इसलिए नहीं बना रहे हो कि केवल एक बार हम उसको कंपाइल करके डेटा दे के सेटिस्फेक्शन कर लें कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वो किसी क्लाइंट या यूज़र के लिए बनाते हो और वो क्लाइंट यूज़र उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का यूज़ करके अपने डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट पाता है। तो वो चाहेगा कि जो मैंने डेटा इनपुट किया है, जो मैंने डेटा प्रोसेस के बाद रिजल्ट के रूप में पाया है वो कहीं रख जाए, कहीं स्टोर हो जाए, जिससे भविष्य में अगर मुझे जानना हो उसके उन डेटा के ऊपर कोई क्रिया प्रोसेस करना हो तो हम कर पाएँ। तो आपको सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आप अपने इनपुट और आउटपुट के डेटा को किसी फाइल में सुरक्षित रख पाएँ। और ये एकदम लास्ट में इसलिए बताया जाता है क्योंकि अभी आप सी के सारे टर्म से परिचित हो चुके हैं, आप सारे प्रोग्रामिंग्स वगैरह करना जान गए हैं। तो अब लास्ट जो फोकस होगा कि आपके डेटा को कैसे फाइल में स्टोर किया जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने सी में फाइल हैंडलिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए आपकी जो फाइलें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होता है और एक बाइनरी फाइल होता है। तो जो टेक्स्ट फाइलें होते हैं इनमें जो भी टेक्स्ट उपलब्ध होते हैं वो आस्काई कोड्स के फॉर्म में होते हैं। वहीं जो बाइनरी फाइल होती है इसमें जो हमारे डेटा होते हैं वो 0 एंड 1 के फॉर्म में होते हैं। तो ये तो हो जाता है कि फाइल क्या होता है। अब देखिए जब आप किसी भी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे तो फाइल हैंडलिंग के संबंधित कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हमें जानना होता है। कैसे फाइल को खोला जाए या फाइल का निर्माण कैसे किया जाए, फाइल खुल गया उसे बंद कैसे किया जाए, फाइल में अपने इनपुट या आउटपुट डेटा को भेजा कैसे जाए जिससे वो सेव हो जाए, और अगर हमने सेव कर रखा है तो उससे डेटा को हम कैसे
रीड करें, वापस पाएँ। तो ये बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हमें फाइल हैंडलिंग में जानना होता है। तो हमारे सी लैंग्वेज में जो सिंटेक्स होता है फाइल ओपन का, उसके लिए आपको एफ ओपन एक फंक्शन होता है, इसका प्रयोग करना होता है। तो अगर आप इसके सिंटेक्स को देख रहे होंगे तो आपको जब भी अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग यूज़ करना होगा तो उसके लिए एक फ़ाइल आपको ओपन करना होगा। बात की बात है कि उसमें आप डेटा रीड कर रहे हो कि राइट कर रहे हो, तो आपको एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेना होगा और वो भी फाइल टाइप का होगा। फाइल एक डेटा टाइप होता है और एक कैपिटल लेटर में लिखा आता है, और उस पॉइंटर वाले वेरिएबल की मदद से आप एफ ओपन के जरिए एक डबल यूनाइटेड कोड में एक फ़ाइल का नाम देंगे, और ये जो फाइल होगी यही वो फाइल होगी जिनमें आपके डेटा रीड या राइट होंगे। तो जो आप फाइल का नाम यहाँ लिखोगे उस नाम की एक फ़ाइल डेवलप होती है और उसी में ही आपके डेटा जाके स्टोर होते हैं। अब फाइल आप खोल रहे हो तो उसका मोड लिखना पड़ता है। मोड कई प्रकार का होता है कि फाइल में अगर डेटा को आप राइटिंग उद्देश्य से खोल रहे हैं तो यहाँ W लिखा जाएगा, रीड उद्देश्य से खोल रहे हैं तो R लिखा जाएगा, राइट एंड रीड दोनों करना चाहते हैं तो W+ लिखा जाएगा, अपेंड मोड में खोलना चाहते हैं तो A लिखना होगा, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सिंटेक्स होता है एफ क्लोज का। तो आपने जिस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से फाइल को खोला है उसी को क्लोज करने के लिए हम लोग इस तरीके से राइटिंग करते हैं तो वो फाइल हमारी क्लोज हो आती है। तो ये फाइल ओपन और क्लोजिंग के संबंधित हमारे फंक्शंस हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें अपने फाइल में डेटा को राइटिंग करना है या रीडिंग करना है तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 आपको कॉम्बिनेशन के फंक्शन मिलते हैं। पहला होता है एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ, दूसरा होता है एफ पुट्स और एफ गेट्स, एफ पुट सी तीसरा है और एफ गेट सी है। तो 3 कॉम्बिनेशन इसलिए मैंने बोला कि एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ के साथ चलता है, एफ पुट्स एफ गेट्स के साथ चलता है, एफ पुट सी एफ गेट सी के साथ चलता है। तो ये जो फंक्शन है इसमें एफ प्रिंट एफ जो होता है ये आपके फाइल में डेटा को राइट करने के लिए यूज किया जाता है। राइट करने का मतलब ये हुआ कि जो आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके वैल्यू जो इनपुट हुए या प्रोसेस हुए वो वेरिएबल में होते हैं। वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के एंड पे लॉस हो आती है। तो उन वेरिएबलों के वैल्यू को जो फाइल आपने ओपन किया है उसमें भेजने के लिए हम आप एफ प्रिंट एफ का यूज करेंगे। ये राइटिंग उद्देश्य के लिए होता है। एफ स्कैन एफ का काम होता है कि भविष्य में अगर हमने फाइल में डेटा रखे हुए हैं तो उनसे डेटा अगर हमें निकालना है तो ऐसे स्थिति में हम लोग एफ स्कैन एफ का प्रयोग करते हैं। ये दोनों जो फंक्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं और ये फॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जब आप एफ प्रिंट एफ के माध्यम से कोई वैल्यू अपने फाइल में राइट करोगे तो उस राइटिंग के डेटा टाइप बताने पड़ेंगे कि हम फ्लोट टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं कि कैरेक्टर टाइप की भेज रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप की भेज रहे हैं। और एफ स्कैन करते समय हमें उसका फॉर्मेट बताना होता है। तो अगर आप अपने डेटा को एज ए डेटाबेस एक रिकॉर्ड के उद्देश्य से रखना चाहते हैं तो वहाँ उचित होगा कि आप इनका प्रयोग करिए। वहीं जो ये नीचे वाले फंक्शन होते हैं ये सिंपल स्ट्रिंग या कैरेक्टर के राइटिंग और रीडिंग के उद्देश्य के लिए होते हैं। तो अगर आपका कोई एक स्ट्रिंग है उसे सीधे फाइल में भेजना है तो एफ पुट्स का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई स्ट्रिंग फाइल में है उसे पाना है एफ गेट्स हो जाएगा। अगर एक एक कैरेक्टर फाइल में भेजना है तो एफ पुट सी होगा और एक एक कैरेक्टर अगर हमें पाना है तो एफ गेट सी हो आता है। तो ये सिंगल कैरेक्टर को भेजने और पाने के लिए है, ये पूरे लाइन यानी स्ट्रिंग को भेजने पाने के लिए है और ये ज़्यादा यूज होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये फॉर्मेटेड वाला होता है। तो जब कोई डेटाबेस वगैरह का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो सी में लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, तो आपके पास जो लाइब्रेरी में किताबें होंगी आप उन किताबों के डिटेल को पहले स्टोर करोगे, ऐसे किताब का नाम, राइटर, उसका प्राइस, पब्लिकेशन, तो वो कहीं स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए आप फाइल हैंडलिंग यूज करोगे तो वहाँ पर जो डेटा आप राइटिंग और रीडिंग का यूज करोगे वो एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ के माध्यम से ही ज़्यादा उचित होता है। तो हम लोग आगे 6 प्रोग्राम बनाएंगे और उन 6 प्रोग्राम में इन 6 फंक्शन को मैं बारी बारी इम्प्लीमेंट करूँगा कि इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको टर्बो सी में ले चलता हूँ। तो यहाँ मैं एफ प्रिंट एफ का प्रयोग आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपल मैं चाहता हूँ कि एक कोई बुक है तो उसका बुक कोड, बुक नेम और प्राइस मुझे इनपुट करना है। तो मैंने यहाँ इंटीजर बुक कोड ले लिया,
स्ट्रिंग टाइप का बुक नेम ले लिया, फ्लोट प्राइस ले लिया, और एक वेरिएबल मैंने CH लिया है। क्यों लिया है मैं अभी बताऊंगा। अब चूंकि मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी वैल्यू मैं इनपुट करूंगा वो एक फाइल में सुरक्षित हो, तो ये जो फाइल सेव करके आपने दिया है file1.cp, इसमें तो आपका सोर्स कोड ये राइटिंग सेव हुआ है। अब इस प्रोग्राम को रन करने पे जो मैं वैल्यू इनपुट करूंगा वो किस फाइल में सेव हो, उस फाइल को हमें ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फाइल का नाम दिया गया है text1.txt, और यहाँ W लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो फाइल खुलेगा ये राइटिंग मोड का होगा, माने इसमें हम लोग डेटा को सेव करने के लिए भेजेंगे, ना कि डेटा निकालेंगे। ये राइटिंग उद्देश्य के लिए होगा। अब यहाँ मैंने printf और scanf की मदद से बुक कोड, बुक नेम, प्राइस को इनपुट कराया। अब मैं चाहता हूँ कि जो इन वेरिएबलों में वैल्यू मैं डालूंगा वो हमारे text1 वाले फाइल में सेव हो जाए। तो अगर आप देखो तो ये fprintf जो होगा ये हमारे डेटा को जो वेरिएबल में उपलब्ध है उसको राइट कराएगा आपके फाइल में। यहाँ fprintf का सिंटेक्स होगा, आप fprintf लिखोगे। fp लिखने का मतलब ये हुआ कि जो fp पॉइंटर के मदद से फाइल खुला है आप उससे बात कर रहे हो, यानी उसको आप इन्वोक कर रहे हो। तो यहाँ fp लिखा हुआ है। चूंकि आपके प्रोग्राम में 2, 3, 4 फाइलें ओपन हो सकती हैं, तो सबके लिए अलग अलग वेरिएबल लेना होता है। तो जिस फाइल को जहाँ यूज करना होता है उसके पॉइंटर वाले का नाम लिखना होता है। अब जो जो वेरिएबल इसमें राइट होंगे उनका डेटा टाइप दिया जाएगा। बुक कोड का %d हो गया, बुक नेम का %s हो गया, प्राइस का %f हो गया। यहाँ मैंने \t इसलिए लगाया है कि जब text1.text में हमारा डेटा सेव हो तो बीच में थोड़ा स्पेस रहे। यहाँ \n इसलिए लगाया है कि जब दूसरा रिकॉर्ड में सेव करूँ तो वो न्यू लाइन से हो, और ये वेरिएबल का नाम लिख गया। तो इस लाइन से क्या होगा कि इन वेरिएबलों में जो वैल्यू उपलब्ध होगी वो आपके text1.text में चली आएगी। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं और भी बहुत सारी किताबों का डिटेल डालूँ, 10, 12, 50, 100, तो सारी किताबों का डिटेल में डालता रहूँ और वो फाइल में जाता रहे। तो यहाँ मैंने पूछा है कि क्या भाई आप और डेटा डालना चाहते हो, और यहाँ CH में मैंने सिंगल करेक्टर को इनपुट कराने के लिए फंक्शन का प्रयोग किया है, और इस पूरे प्रोग्राम को मैंने डू वाइल में पैक किया है, और मैंने कंडीशन लगाया है कि अगर मैं y दूँ चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में CH की वैल्यू, तो ये लूप चलता रहे। तो अगर आप डेटा भरना चाहते हो तो आप y प्रेस करोगे तो आपसे अगेन बुक का डिटेल पूछेगा, वो बुक का डिटेल fprintf से फाइल के अंदर सेव होता जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। लास्ट में हमें यहाँ f-close से अपने फाइल को क्लोज करना होता है। फाइल क्लोज करने से मेमोरी रिलीज हो जाती है जहाँ आपका फाइल एलोकेट हुआ होगा। तो ये ज़रूर आप अपने प्रोग्राम में एंड में कर दिया करिए। तो इस प्रोग्राम को मैं जब रन करता हूँ तो मुझसे ये बुक का डिटेल मांगेगा, तो उस बुक के डिटेल को मैं इनपुट करता हूँ। इसे मैंने 1 दे दिया, यहाँ मैंने किताब का नाम C दे दिया, ये मैंने प्राइस दे दिया। अब पूछ रहा देखो कि अगर आपको और रिकॉर्ड भरना है तो मैं यहाँ y कर देता हूँ, तो मुझसे वो अगेन पूछेगा। तो अगर आप y देते रहोगे तो वो किताब का डिटेल मांगता रहेगा। यहाँ मैंने जैसे HTML दे दिया, किताब की प्राइस दे दी, चलो 3 किताब का कम से कम मैं डिटेल दे देता हूँ। यहाँ मैंने जावा लिख दिया, जावा के किताब का दाम मैंने लिख दिया। अब मुझे लगता है कि मैं डेटा नहीं भरना चाहता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे 3 किताबों का डिटेल भरा है। तो उन 3 किताबों का डिटेल हमारे text1.txt के अंदर स्टोर होनी चाहिए, जिससे हम भविष्य में जब भी चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ नहीं भरना चाहता हूँ डेटा, तो N प्रेस करूँगा, मैं अपने प्रोग्राम में वापस आ गया। तो हुआ है क्या, हुआ ये कि जो आपने डेटा किताब का इनपुट किया था वो fprintf के माध्यम से आपके text1.txt के अंदर सारे डेटा राइट हो गए होंगे। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो ये text1.txt नाम की एक फाइल बन गई होगी। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो जो डेटा आपने इनपुट किया था वो वहाँ मिलना चाहिए। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी अपने फाइल को खोल के देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ओपन कमांड चलाया, यहाँ मैंने लिखा text1 और यहाँ मैंने लिखा txt। तो यहाँ अगर आप देखो तो मैंने जो 3 किताबों का डिटेल दिया था वो किताबों का डिटेल यहाँ हमें मिल पा रहा है। यहाँ बीच में गैप इसलिए है क्योंकि \t लगाया था। \n लगाने से क्या हुआ कि सारी किताबें न्यू लाइन में आ रही हैं। तो एक तरह से ये एक्सेल के शीट के तरीके से हमारा डेटा यहाँ स्टोर होगा। तो अगर आप हज़ारों किताब का डिटेल डालते रहोगे तो वो सारे इस फाइल के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपने किताबों का डिटेल अगर यहाँ डाल लिया तो आगे अगर आपको ज़रूरत है ये देखना कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, हमारे पास HTML की कितनी किताबें हैं, किसी को मान लो आप किताब इशू कर रहे हो
तो किताब हमारे पास है कि नहीं है। तो अगर वो किताब का डिटेल कहीं फाइल में होगा तभी तो आप वैलिडेट कर पाएंगे। इस वास्ते इस क्रिया को हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से खोल के तो मैंने देख लिया इसको। एक विशेष बात का ध्यान और रखिएगा आप कि आप जब अपने प्रोग्राम को पहली बार रन करते हैं और यहाँ W लिखते हैं, तो W का मतलब ये हमारा राइटिंग मोड में हो जाता है। तो अभी मैंने प्रोग्राम को रन करके 3 रिकॉर्ड भरा था, ध्यान दीजिएगा, और वो 3 रिकॉर्ड मेरे सेव भी हैं। हमने अभी text1.txt को खोल के देखा भी। अब अगर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करके डेटा भरूंगा तो जो इस बार मैं नया डेटा भरूंगा वो हमारे text1.txt में स्टोर होगा, जो पहले 3 भरा था वो लॉस हो जाएगा। तो ये तरीका गलत है। तो आपको करना ये होगा कि एक बार जब एग्जीक्यूट हो जाए तो यहाँ आप अगली बार इसे ए लिख देंगे, या पहले भी लिख सकते हैं ए, तो ये अपेंड मोड में हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं दोबारा डेटा भरूंगा तो पहले वाले 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, और आगे जो नया रिकॉर्ड आप भरेंगे वो भी जाके सेव होंगे। अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ए लिख के इस प्रोग्राम को रन करिए, 2-4 किताबों का डिटेल भर दीजिए, फिर ओपन कमांड चला के text1.txt को देखिए तो पिछले रिकॉर्ड भी होने चाहिए और जो अभी आपने भरा था वो भी होना चाहिए। तो ये तो हो गया एक प्रोग्राम कि आप fprintf के माध्यम से कैसे डेटा को फाइल के अंदर भेजते हैं। अब हमने डेटा को फाइल के अंदर अगर भेज दिया तो अब आवश्यकता पड़ेगा ये चीज़ जानने का कि भाई हमारे फाइल में डेटा कितने हैं। भाई वो एक अलग तरीका था कि हमने ओपन कमांड चला के text1.txt को खोल लिया और हमारे डेटा मिल गए। पर भाई अगर ये सॉफ्टवेयर किसी को बना के दोगे तो क्लाइंट थोड़ी ना अपने डेटा को देखने के लिए ओपन कमांड चला के और फाइल को खोल के देखेगा। भाई तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सारा प्रोसेस कर ले। तो मैं यहाँ एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि जो text1.txt में डेटा सारे हमारे उपलब्ध हैं वो मुझे स्क्रीन पे दिखाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ा कि 3 वेरिएबल हमें लेना पड़ा, चूँकि 3 डिटेल हमें text1.txt से लाने हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि वेरिएबल का नाम वही हो जो पहले वाले प्रोग्राम का था, मगर डेटा टाइप इनका मस्ट है कि वही होना चाहिए। उसके बाद ये फाइल ओपन किया गया। यहाँ फाइल मैंने मैंने रीड मोड में किया है। अब यहाँ सीधे केवल डेटा निकालना था तो यहाँ fscanf का यूज किया गया है। तो fscanf का सिंटेक्स ये होता है कि आप फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे और जिन जिन डेटा को जिस क्रम में आपने वहाँ fprintf से भेजा था उसी क्रम में लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और सबके आगे एम्परसेंड लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो पहला वाला रिकॉर्ड था किताब का वो वैल्यू फेच होके निकल के text1.txt से इन वेरिएबलों में आ जाएगी और मैंने इनको प्रिंट कर लिया है तो वो हमें दिख जाएगा। अब बात आता है कि ये क्रिया कब तक करे, डेटा निकाले प्रिंट करे, डेटा निकाले प्रिंट करे, डेटा निकाले प्रिंट करे। तो अभी हमें पता है कि 3 किताबें हैं, तो आप चाहो तो 3 बार लूप चला के इनको कर सकते हो। पर अगर आपको खुद नहीं पता कि किताबें कितनी हैं तो ऐसे स्थिति में आपको ये एक लूप चलाना होता है। इसमें शर्त ये लगाना होता है FUF, फाइल एंड ऑफ फाइल, एक कीवर्ड है। यहाँ मैंने नाट का निशान लगाया है और यहाँ FP लिखा है, यानी FP के मदद से जो फाइल खुला है जब तक उसमें डेटा खत्म नहीं हो आता है तब तक ये लूप चले, ये इसका नेचर होगा। और यहाँ मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो आप देखो जो मैंने किताब का डिटेल डाला था वो सारे किताब के डिटेल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने कोई शर्त वगैरह नहीं लगाया था, इसलिए जैसा था वो सारा हमें यहाँ दिख गया। अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे तरह तरह के रिक्वायरमेंट के शर्त लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जिन किताबों का प्राइस 500 से ज़्यादा होगा उन्हीं किताबों को ही दिखाए, उन्हीं का ही डेटा दिखाए। तो fscan से डेटा निकला। अब यहाँ प्रिंट होने से पहले मैंने इफ़ कंडीशन लगा दिया और यहाँ लिख दिया प्राइस ग्रेटर देन एंड इक्वल 500। तो अब ये जो printf वाला स्टेटमेंट है ये इफ़ में आ गया। इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगा तभी ही किताब का डिटेल आएगा। तो 500 से केवल ज़्यादा एक ही किताब थी HTML की, तो वही आ रही है। तो अब आपके पास डेटा जब एक बार फाइल में स्टोर हो गए तो अब आप उनको निकालो और उनके ऊपर जैसा भी निर्णय, फिल्ट्रेशन, डिसीजंस वगैरह लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। आपको सारे इफ स्विच वगैरह पढ़ाए जा चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको fscanf और fprintf का 2 प्रोग्राम बना के दिखाया। अब चलिए मैं आगे बात करता हूँ। मेरे पास अब जो आगे के फंक्शन हैं उनके रिलेटेड बात किया जाए तो अगला जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ वो fputs होगा। fputs जो होता है ये भी आपके फाइल में डेटा को राइट करता है, मगर स्ट्रिंग के मैनर में राइट करता है। माने इससे जो भी आप नंबर दोगे, करेक्टर दोगे,
वो सारे स्ट्रिंग टाइप के होंगे, उन पे कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा, वो आपका एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ के जरिए होगा। तो एक जानकारी के लिए मैंने यहाँ बताया है, जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले मैं एक कोई स्ट्रिंग इनपुट करूँ और वो स्ट्रिंग हमारे फाइल में चला जाए और फाइल में सेव हो जाए। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसके माध्यम से देखिए यहाँ मैंने text2 नाम की एक टेक्स्ट फाइल ओपन की है राइट मोड में। यहाँ मैंने स्ट्रिंग को इनपुट कराया है गेट्स फंक्शन से। अब जो आप स्ट्रिंग दोगे वो bn में जाएगा और fputs का ये सिंटेक्स है। तो bn इसमें जो bn नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग उपलब्ध होगा वो fp नाम के पॉइंटर से जो फाइल खुली है उसमें जाके राइट हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। आप मैक्सिमम 25 कैरेक्टर का कोई भी चीज़ दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ICIT कंप्यूटर दे के इंटर कर दिया। तो अभी इस प्रोग्राम से कुछ होगा नहीं, हुआ ये कि जो आपने ICIT कंप्यूटर लिख के इंटर किया था वो आपके फाइल यानी text2.txt में चली गई। अब अगर आपको जस्टिफाई करना हो तो यहाँ पर text2.txt को खोल के आप देख लीजिए, तो देखिए यहाँ आपको ICIT कंप्यूटर मिल जा रहा है। तो ये तरीका होता है fputs के जरिए, यानी स्ट्रिंग एक बार में जो सारी स्ट्रिंग है हमारे फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊं जिससे text2 के अंदर जो मैंने डेटा भरा था वो हमें दिख जाए, अभी तो मैंने डायरेक्ट text2 को ओपन करके देख लिया, तो रीड करने के लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा और वहाँ आपको fgets का सहारा लेना होगा। तो देखिए यहाँ मैंने text2.txt को रीड मोड में खोला है और यहाँ मैंने printf में fgets फंक्शन का प्रयोग किया है और मैंने बताया है कि जो हमारे फाइल में स्ट्रिंग है वो निकल के bn नाम के वेरिएबल में आ जाए। 100 ये बता रहा है कि मैक्सिमम 100 करेक्टर ये फैच करके लाएगा। ये मैक्सिमम लेंथ है, कम में तभी काम करेगा, ये पॉइंटर का नाम हो गया। तो अब अगर आप इसे रन करोगे तो जो वैल्यू मैंने इनपुट किया था वो वैल्यू मुझे दिख जाएगा। तो ये हो जाता है स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए। अब अगर आप देखो तो मैंने दो फंक्शन आपको पुटसी और गेटसी भी बताया था, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, इस प्रोग्राम में मैं fputs का प्रयोग कर रहा हूँ। ये एक एक कैरेक्टर को लेके आता है फाइल के अंदर। तो यहाँ मैंने क्या किया है, एक फाइल text3 नाम का ओपन किया है, स्ट्रिंग को इनपुट कराया है। अब स्ट्रिंग जो आप इनपुट करोगे वो bn नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। अब अगर पूरा स्ट्रिंग मुझे फाइल में भेजना होता तो getc वाला यूज कर लेते जो पिछले प्रोग्राम में था, मगर हमें एक एक करेक्टर ले आना है। तो एक एक करेक्टर ले आना है तो भाई कब तक ले आना है, तो ये नल तक चले, या हमने शर्त लगाया है हमारे स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है उसका एक एक वैल्यू निकलेगा और नल जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलेगा। और पुट सी के माध्यम से जो एक करेक्टर निकला वो इस फाइल पॉइंटर के अंदर जाके राइट हो जाए। तो यहाँ मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ मैं जो भी डेटा दूंगा वो पहले गेट्स के जरिए वेरिएबल में जाएगा और इंटर करने पे वो एक एक करेक्टर जाके आपके फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये इसका यूज हुआ आता है। अब अगर हमें देखना है कि हमारा जो फाइल बना था उसमें डेटा स्टोर हुआ कि नहीं, तो निकालने के लिए हमें यहाँ fgetc का प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक एक अक्षर को निकालता है। तो यहाँ मैंने फाइल को रीड मोड में खोल दिया है और एक करेक्टर को एक वेरिएबल में निकाल के उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ मैं रन करूँगा तो जो डेटा हमारा था वही डेटा एज इट इज दिख जाएगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके एग्ज़ाम में फाइल हैंडलिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक फाइल है, आप ये चेक करो कि उसमें कितने वावेल्स करेक्टर हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको एज्यूम कर लेना होगा कि कोई एक फाइल है और उसमें आपका डेटा उपलब्ध है। आपको फाइल में डेटा पहुंचाने वाला प्रोग्राम नहीं बनाना है, सीधे आप फाइल को रीड मोड में इनपुट करोगे। रीड मोड में इनपुट करने के बाद आप ऐसे लूप चला के एक एक करेक्टर को निकालोगे। अब यहाँ एक एक करेक्टर को निकाल के मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ। अब मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे चलो उन्हीं को ही प्रिंट करना है जो वावेल है। तो यहाँ शर्त लगा दो कि अगर सी की वैल्यू, पहला वावेल हमारा ए होता है और सी की वैल्यू ए आई हो गया और
सी की वैल्यू आई ओ हो गया और सी की वैल्यू ए आई ओ एक ई होता है आपका और एक आपका यू हो गया। तो अभी इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हमारा जो फाइल है उसमें बहुत सारे कुछ स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, हमें उन्हें ही प्रिंट कराना है जो वावेल हैं। तो ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा बनाने पड़ेंगे आपको। तो सिंपल आप फाइल को रीड मोड में खोल लीजिए, लूप ऐसे ही लगाना है। अब एक करेक्टर यहाँ पे निकला एफ गेट सी से, एक करेक्टर, यहाँ एक करेक्टर निकालना है, स्ट्रिंग नहीं निकालना है, क्योंकि एक एक करेक्टर को चेक करना है। और फिर यहाँ मैंने शर्त लगा दिया। तो अब अगर आप इसे रन करोगे तो अगर वावेल्स कोई करेक्टर है तो वही आए। देखो ICIT मैंने डाला था तो सी वगैरह नहीं आया, जो वावेल करेक्टर थे वही आए। तो यहाँ ये हमें मिल गया। अब अगर आपसे कहा जाता कि आप काउंट करो कितने वावेल हैं, तो काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता, यहाँ आप एक वेरिएबल ऊपर ले लेते और उसकी वैल्यू आप 0 कर देते और यहाँ आप खाली इंक्रीमेंट का काम कर लेते और यहाँ एल्स में जो होगा वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ मैं J++ कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो करेक्टर निकल के आएगा सी के अंदर, अगर वो वावेल्स होगा तो I++ होगा, और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब कॉन्सोनेंट होगा तो J++ होगा। अब यहाँ आप प्रिंट करके लूप के बाद प्रिंट करेंगे, क्योंकि जब सारा प्रोसेस हो जाए तो हमें बताए कितने वावेल्स है कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने वावेल्स को प्रिंट करा लिया, वावेल्स हमारा आई बता रहा है, और यहाँ पर आप प्रिंट एफ करके यहाँ आप कॉन्सोनेंट को प्रिंट करा लीजिए, और कॉन्सोनेंट हमारा बता रहा है जे बता रहा है। तो यहाँ पर ये बन गया प्रोग्राम। थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने केवल स्मॉल के लिए ही शर्त लगाया है। अब एक कैपिटल भी हो सकते हैं, तो आपको ऐसे आगे आर लगा के कैपिटल के लिए भी पांचों इफ लगाने होंगे, या आप इफ का सहारा लेके स्विच भी लगा के काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे बता देगा कि आपका जो फाइल था text3.txt उसमें 4 वावेल्स हैं और 7 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम बना सकते हैं। भाई आपके सामने एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ये प्रोग्राम आप बना के चेक करिएगा, मैं इसी में ही एडिट करके सिचुएशन अलग अलग बना के बता रहा हूँ आपको। आपसे कहा जाएगा कि एक फाइल है टेक्स्ट, उसके डेटा को कॉपी करके एक दूसरे में ले आना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 फाइल खोलना पड़ेगा। एक फाइल रीड मोड में होगी जिसमें डेटा आपका है, और एक फाइल राइट मोड में होगी जिसमें डेटा कॉपी होके जाएगा, माने हमें कॉपी का काम करना है। तो एक फाइल मैंने रीड मोड में खोली रखा है। अब दूसरा फाइल मैंने एफ ओपन करके यहाँ पे एक और फाइल मैंने नया नाम दे दिया है text4.txt, और जो ये फाइल खुलेगा ये कैसा होगा, W में होगा। तो ये हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये फाइल रीड मोड में खुलेगी और ये फाइल हमारी राइटिंग मोड में खुलेगी। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर C में FP माने text3 से एक कैरेक्टर निकला, अब वो FP1 के माध्यम से जो text4 खुला है उसके अंदर चला जाए। तो यहाँ मुझे यूज करना पड़ेगा F पुट C को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप यूज करेंगे F पुट C, और F पुट C में मुझे C वाले कैरेक्टर को लेके जाना है, और इसके लिए जो फाइल है हमारी कौन सी है, FP1 वाली है। तो इससे क्या होगा कि F गेट C से डेटा निकलेगा और F पुट C से वो डेटा चला जाएगा। अब चूंकि 2 फाइलें खुली हुई हैं तो दूसरे वाले फाइल को भी आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए ये। तो अब आप इसे कंपाइल करेंगे तो 2 वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने आई और जे वेरिएबल जो लिया था वो पहले वाले प्रोग्राम में इसकी ज़रूरत थी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, यहाँ यूज नहीं हो रहा है, इसलिए बता रहा है कि इसका कोई यूज नहीं है, आप हटा दीजिए। अब आप यहाँ पे कंपाइल करके इसको रन करिए, तो रन करने पे कुछ होएगा नहीं, आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि पहले वाले का डेटा निकला और दूसरे के अंदर चला गया, आपने कोई प्रिंट एफ नहीं कराया था। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक सुटेबल मैसेज दे सकते हैं प्रिंट एफ करके कि
डेटा सक्सेसफुली राइट, ये एक मैसेज दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा डेटा चला गया। अब आप जस्टिफाई कर लो कि टेक्स्ट 4 के अंदर डेटा हमारा गया कि नहीं गया। तो आप ओपन कमांड चलाइए, text4.txt यहाँ पे लिख दीजिए, तो देखिए ICIT गोंडा इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से एक फाइल को कॉपी करके दूसरे में भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि एक फाइल का जो डेटा है उस डेटा को दूसरे में कॉपी करो, मगर सबको कैपिटल लेटर में करके करो। तो कैपिटल लेटर के लिए आपको संभवतः एक फंक्शन मिल जाएगा टू अपर करके। तो यहाँ पर टू अपर यहाँ पर आप लगा दीजिए और ये लिख दीजिए। अब इसे कंपाइल करिए, संभवतः एरर आएगा क्योंकि इसके लिए एक लाइब्रेरी फाइल string.h है संभवतः, तो उसको मुझे यहाँ पे इंक्लूड कराना पड़ेगा, इंक्लूड string.h। शायद इसका हेडर फाइल कुछ और है या स्पेलिंग शायद टू अपर है कि टू अपर है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। लाइब्रेरी फंक्शन है तो लाइब्रेरी फंक्शन को चेक भी कर सकते हैं, ऐसे इसी बहाने चलिए देख लीजिए। ऐसे कोई अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं या नहीं जानते हैं फंक्शन का नाम, तो आप यहाँ हेल्प में आइए, यहाँ आप इंडेक्स में आइए और अपना टाइप कर दीजिए टू अपर। देखिए टू अपर फंक्शन तो हमें मिल गया यहाँ पे, और इसका हेडर फाइल का नाम देखिए ctype.h है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू अपर फंक्शन तो है, मगर इसका जो हेडर फाइल है वो सी टाइप है, तो वो लिख दीजिए। अब अगर आप रन करोगे तो रन करने पे क्या होगा कि डेटा चला गया, और वो भी किस में गया, कैपिटल लेटर में। जस्टिफाई करना चाहते हो तो text4 नाम की जो फाइल आपने बनाई है उसको खोल के देख लीजिए, देखिए आपका कैपिटल लेटर में आ गया। तो ऐसे फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आएगा, आपको पुराने लॉजिक को केवल लगा लेना है, बस खाली यही पता होना चाहिए कि फाइल खुलती कैसे है, खोलना है तो रीड में रहेगा कि राइट में रहेगा, कहाँ पे डेटा निकालना है तो fget-c लगेगा, डालना है तो fput-c लगेगा। इस तरीके की चीज़ों को करना होगा। कभी कभी ऐसा भी प्रोग्राम आएगा कि आपका एक फाइल है, उसके डेटा को दूसरे में ले आना है कॉपी करके, मगर जो स्पेसेस हैं बीच में वो स्पेसेस किल हो जाए, माने ना जाए, एकदम ज्वाइन हो जाए सारा मैसेज। तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक करेक्टर निकाला। अब एक करेक्टर निकालने के बाद मैं चेक कर लूँ सी नॉट इक्वल और स्पेस का मतलब एक ये तो सी इक्वल स्पेस मैंने नहीं लिखा, क्योंकि स्पेस होने पे मैं इसको राइट नहीं कराना चाहता हूँ, ना होने पे राइट कराना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपने जो वाइट स्पेसेस दिए होंगे वो वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देगा और डेटा वो राइट नहीं करेगा। चलिए खोल के इसको देख लेते हैं। तो text4.txt को खोलिए तो देखो ICIT गोंडा के बीच स्पेसेस नहीं है। तो आपका ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको उससे रिलेटेड शर्तें केवल लगा देनी है, बाकी का जो पूरा प्रोसेस है वो एज इट इज रहेगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड नॉलेज दिया, और मैंने काफ़ी कोशिश किया आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में समझाने के लिए। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के उससे संबंधित जानकारी लीजिए। और आज इसी तरीके से हमारा सी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पे फाइल हैंडलिंग ही एक लास्ट सब्जेक्ट होता है जो मैंने आपको बताया। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बार बार सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि जब मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लासेस ले सकता हूं। अभी आपका जो क्लास है सी का, वो सी का तो सिलेबस ख़त्म हो जाता है, मगर मैं थोड़ा सी में एक चैप्टर होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में एक स्टैक होता है, एक क्यू होता है और एक लिंक लिस्ट होता है, तो उसकी भी चर्चा हमें करनी है। तो मैं अभी सी के क्लास को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मान के चलिए 2 या 3 सेशन में और लूँगा और उसके बाद सी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और सी को ख़त्म करने के बाद में मेरा प्लान है कि एक पाइथन लैंग्वेज जो है उसका मैं ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लाइक करिए। लाइक करने से मुझे ये लगता है कि मेरा काम अच्छा हुआ, और सब्सक्राइब
ज़रूर करिए, जिससे मैं आगे पाइथन वगैरह का भी वीडियो बनाऊँ, जावा का भी वीडियो बनाना है तो आपको तुरंत उसका अलर्ट मिल जाया करेगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।